कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे अपने। लास्ट डे हम लोगों ने नागरिकता के संदर्भ में देखा था कि नागरिकता में 5 भाग, संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता को प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिनमें से अनुच्छेद 7 के बारे में जब मैं बता रहा था तो उसमें थोड़े से और भी शब्दों को स्पष्ट मैं ही कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 7 जो कहता है वो कहता है कि प्रवर्जन के द्वारा भारतीय लोगों को नागरिकता देने के संदर्भ में या नागरिकता छीनने के संदर्भ में, उसमें एक तिथि है आपकी है अनुच्छेद 7 में के तहत कि 1 मार्च 1947 से पहले कोई क्षेत्र जो भारतीय था और पाकिस्तान हो गया। देखिए ये तिथि इस नाते इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो बाउंड्री लाइन, जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी वो इसी तिथि के को की गई थी। तो इसके पहले के जो लोग हैं, यानी कि मान लो कोई सीमा रेखा खींची जा रही है कहीं पे, वो आज भारत में है लेकिन सीमा रेखा खींच दी गई, यानी कि जब यहीं से वो आगे का हिस्सा पाकिस्तान होगा तो वहाँ के सारे नागरिक कहाँ पे हो जाएंगे? पाकिस्तानी नागरिक हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर है ये अनुच्छेद 7 कह रहा है प्रवचन द्वारा नागरिकों की जो एक तरह से कहिए कि नागरिकता छीन ली जाती है, तो उसको कैसे नागरिकता, फिर वो नागरिक कैसे अगर आना चाहते हैं भारत में तो कैसे नागरिकता को प्राप्त करेंगे, है ना? तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि मतलब इसमें बताई गई बात है। तो उसमें यही है कि 1 मार्च 1947 से पहले जो भारतीय क्षेत्र था पाकिस्तान के गठन के मतलब वो जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के गठन के समय पाकिस्तान का जो क्षेत्र हो गया, वे भारतीय वो नागरिक अगर भारत में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता जो है उनकी नागरिकता का जो प्रावधान किया जाएगा, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, उन लोगों को ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जाएगा कि जो 19 जुलाई 1948 की जो एक डेट आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, उसमें ये डेट थी कि उस दिन के बाद से भारतीय लोग आएंगे, भारतीय लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, परमिशन लेकर के पाकिस्तानी लोग भारत में आवागमन की एक तरह से कहिए दोनों के कंट्री के मध्य में आवागमन स्टार्ट जो हुआ था वो इसी डेट में हुआ था। ठीक है, क्या होता था उसमें लोग आते और जाते थे एक दूसरे के यहाँ, समझिए उनकी बात को। तो वो तिथि मतलब वो जो नागरिकता उनकी छीन ली जाती है, उनको नागरिकता का जो देने का प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 के तहत जो वर्णित सिस्टम है, प्रावधान है, उसके तहत नागरिकता दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 7 के तहत जिनकी नागरिकता छीनी जा रही है प्रयोजन के आधार पर, और क्यों छीनी जा रही है? क्योंकि वो जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वो क्षेत्र पाकिस्तान का हो चुका है, वो मूल भूमि पाकिस्तान की हो चुकी है। वो अगर भारत में पुनः आकर के रहना चाहते हैं, भारत में नागरिकता चाहते हैं, तो उनके साथ वो व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ वो नियम किया जाएगा कि जो आपकी तिथि 19 जुलाई 1948 वाली तिथि यानी कि आवागमन जहाँ से स्टार्ट होता है आपका, उसके बाद का माना जाएगा आपके साथ, और उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 6 के तहत फिर आपको सिस्टम देने का प्रावधान होगा। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं अनुच्छेद 11 के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उसकी डिटेल करते हैं। अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को या कहिए भारत सरकार को नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, और भारत सरकार को नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका ये मतलब हुआ कि भारत सरकार समय समय पर जरूरत के हिसाब से चाहे तो नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाएगी। समझ रहे होंगे आप लोग, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था नागरिकता के संदर्भ में जब हम लोगों ने बात की थी तो उसमें हम लोगों ने CAA और NRC वगैरह का जिक्र किया था। तो ये जो NRC का कानून सरकार लेकर के आई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, तो वो कानून किस आधार पर लाई? वही अनुच्छेद 11 के आधार पर, किस तहत जो शक्ति संसद को प्राप्त है उसी के संदर्भ में नागरिकता के संदर्भ में सुधार करने के लिए, कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार कानून बना सकती है। CAA का जो कानून आया वो कैसे आया? वो आपका नागरिकता संशोधन नियम जो 2016 जो आया वो कैसे आया? वो ये अनुच्छेद 11 के तहत ही वर्णित प्रावधानों के तहत किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हैं वो थोड़ा सा बारीकी से हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। एक तो देखिए अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संदर्भ में संबंध में विधि बनाने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट तो है ये, थोड़ा ध्यान रखिएगा नए बच्चे जो हैं, कि विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको शक्ति दी गई है? संसद को
कानून बना नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान हुई है अनुच्छेद 11 के तहत प्राप्त हुई है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, जिसके तहत संसद द्वारा सर्वप्रथम 1955 में पहली बार क्या किया गया, कानून बनाया गया नागरिकता के संदर्भ में। पहली बार जो है 1955 में अमेंडमेंट किया गया, सुधार बनाया गया, कानून बनाया गया, और जिसे हम लोग नाम दिया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसे नाम दिया गया जैसे अभी मैंने बताया भारतीय नागरिकता संशोधन 2016। उसी तरह से पहला चूंकि है ये पहला कानून बन रहा है, पहला सुधार हो रहा है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, पहली बार जब सुधार किया गया नागरिकता के संदर्भ में। इसके बाद जो है इस अधिनियम में समय के साथ कई सारे फेरबदल, कई सारे सुधार किए गए। कब किए गए, 1986 में नागरिकता के संदर्भ में सब कुछ कानून बनाए गए, सुधार किया गया, 1992 में किया गया, फिर 2003 में किया गया, फिर 2005 में किया गया, और देन उसके बाद 2015 में आपका किया गया, ठीक है। और जिसके तहत आपने 2016 में आप देख रहे थे, मैंने लास्ट डे आप लोगों ने देखा कि नागरिकता संशोधन कानून आपका आया था, ठीक है। तो ये आपका समय पर 1986, 1992 में, और 2003, 2005 और 2015 में सुधार किए गए इसके। तो इस विधि को आप लोग थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या क्या है, किया क्या गया इसमें, इस अधिनियम में, मतलब सुधार के साथ साथ और भी क्या चीजें हुई। यह अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है समय पर, जैसे एनआरसी का मुद्दा मैंने आपको बताया, सीएए के बारे में बताया। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको लेकर के सरकार जो है कुछ ऐसे सिस्टम बना रही है कि वो आते हैं, उनको वोटिंग देने के लिए कुछ बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो कि हम लोग आगे क्लासेस में चर्चा करेंगे, उसको जब डिटेल उसके बारे में जाएंगे। जब हम आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल को देखते हैं। तो भारत की नागरिकता के देने के बारे में उनको प्राप्त सिस्टम है, या उनको आवागमन प्रवासियों के लिए, भारतीयों के लिए आसान बनाया गया। जैसे जानते हैं 9 जनवरी को आप हमेशा देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उस प्रवासियों को भारत में आने के लिए मोटिवेट किया जाता है, वो आए और भारत की उनको एक एहसास दिलाना, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके ज्ञान, उनके योगदान को भारत के लिए यूज में लाना, या उनको भारत को अपना होने का एहसास दिलाना, ये तमाम सारे कारक हैं जिनके कारण से ये तिथि मनाई जाती है नागरिकता के संदर्भ में। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, ये जो कानून समय पर परिवर्तित किए गए हैं, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में जो कानून समय के साथ साथ जो पारित किए गए हैं बेटा, उनमें ये बातें इन 5 के अंतर्गत ही पाती। जैसे कि अभी आपको देखिए, मैंने बताया था कल कि नागरिकता संशोधन बिल जो आया हमारा, या नागरिकता संशोधन कानून जो हमारा बना, उसमें मैंने बताया था कि 3 कंट्रीज से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 6 संप्रदाय के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत में जो आते हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और उनको जो नागरिकता दी गई थी, किस आधार पर दी गई थी, वंश परंपरा के आधार पर दी गई थी, ठीक है। सॉरी, देशीकरण के आधार पर उसको दी गई थी नागरिकता, उनको देशीकरण के आधार पर दी गई थी। तो वो देशीकरण वाला जो बिंदु है वो इसी में से आपका है, वही 5 आधार है। इन 5 आधारों पर ही किसी को नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। वो नागरिकता जो देने का जो आधार है वो आपका देशीकरण का आधार रहा है। एनआरसी का मुद्दा, जो सीएए के तहत जो लोगों को नागरिकता दी गई है, वो देशीकरण के आधार पर दी गई है। तो ये जो नागरिकता जो दी गई है, ये 5 ही आधार हैं और कोई छठा आधार नहीं है किसी को नागरिकता देने का, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। अब ये 5 आधार कौन कौन से हैं, इनकी विशेष डिटेल हम लोग देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि 5। एक तो देखिए 5 आधार कौन कौन से हैं, थोड़ा संक्षेप में पहले जान देते हैं कि जन्म से, यानी कि वो बाई बर्थ यहाँ रहा हो, तो बाई बर्थ में कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, वो आगे चल करके भी हम लोग इसकी डिटेल करेंगे, क्योंकि विशेष चर्चा करेंगे। जन्म के आधार पर, यानी जन्म से, बाई बर्थ। वंश परंपरा से, अब वंश परंपरा में क्या क्या चीजें हैं वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। वंश परंपरा में के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या देशीकरण से, और इसके अलावा भूमि के अर्जन से।
भारत सरकार के भूमि के अर्जन से। तो 5 माध्यम हैं कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने अगर देना कोई भारत सरकार चाहती है तो उन 5 माध्यमों से ही भारत सरकार किसी को नागरिकता दे सकती है, ठीक है। या कोई व्यक्ति इन 5 माध्यमों से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है, प्राप्त कर सकता है या दे सकती है, ठीक है, भारत सरकार दे सकती है नागरिकता। तो कौन कौन सा? जन्म के आधार पर था, वंश परंपरा के आधार पर है आपका, उसके बाद पंजीकरण है, देशीकरण है और अर्जन है, भूमि के अर्जन, यानी कि भारत सरकार किसी लैंड का अधिग्रहण करती है, अर्जन करती है तो वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये 5 आधार है, एक एक आधार पर देखते हैं। जन्म के आधार पर जो पंजीकरण का आधार कहा गया वो क्या क्या है? जन्म का आधार क्या है? कोई व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने मतलब यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू जब हुआ था या उसके बाद हुआ हो, ठीक है, यानी कि भारत का संविधान जब बन चुका हो उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म क्या हुआ हो, या तो उसी डेट में यानी कि यहाँ पे जो तिथि है या तो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ हो या उसके बाद किसी तिथि में किसी का जन्म जो भारत में हुआ हो, ठीक है, तो उसे भारत का क्या होगा? नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके साथ 2 कंडीशन है, 2 कंडीशंस लगेंगी। उन 2 कंडीशनों को पूरा करता है तो भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा हुआ भारत हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन है विदेशी राजनयिक को भारत में जन्मे बच्चे, किंतु उसे 2 इसमें मतलब जो सॉरी देखिए इसमें आपका ये समझना है कि 2 इसमें से अपवाद होंगे, मतलब सभी को तो नागरिकता दी जाएगी लेकिन इसमें 2 अपवाद होंगे। जैसे कहते हैं ना भारत सरकार क्या करती है कि या ऐसे कहिए इसको कि बहुत सारे राजनयिक आप सुनते होंगे कि राजदूत होते हैं। जैसे भारत में भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान के राजदूत भारत में रहते हैं, भारत के राजदूत पाकिस्तान में रहते हैं, अमेरिकी एम्बेसी जो है वो भारत में है, भारतीय एम्बेसी जो है वो अमेरिका में है, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज के मैक्सिमम कंट्रीज के दूतावास दूसरे कंट्रीज में होते हैं। तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनका जन्मा हुआ बच्चा, यानी कि नागरिकता किसे जन्म के आधार पर नहीं दी जाएगी। 2 काज हैं किन व्यक्तियों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी 26 जनवरी 1950 के बाद में या की तिथि को या उसके बाद जन्मे हुए भारत में हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 कंडीशन ऐसी होगी जिसमें वो क्या होगा? नागरिक नहीं माने जाएंगे। कौन से लोग जन्मे हुए नागरिक नहीं माने जाएंगे? पहले वे विदेशी राजनयिक जो भारत में जन्मे बच्चे, यानी कि विदेशी राजनयिकों के जो भारत में जन्मे बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ठीक, पहली चीज ये है। दूसरा, सत्र के अधीन किसी भूभाग में जन्मे उसके बच्चे को जन्म से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त है। मतलब समझ रहे हैं इसको? यानी कि कोई भारतीय क्षेत्र है लेकिन उस पर भारत सरकार का वर्तमान समय में अधिकार नहीं है, जैसे पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वहां का कोई नागरिक अगर है जन्मा हुआ है तो उसको भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। समझ गए होंगे आप लोगों को? तो 26 जनवरी 1950 की तिथि को या उसके बाद जन्मा हुआ हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होने का हकदार है, बशर्ते कि वो क्या हो कि यहाँ पर वो इन 2 कंडीशंस को मतलब अपवाद की स्थिति ना हो। तो सारे लोग, एक तो राजनयिकों के बच्चों को नहीं माना जाएगा, दूसरा भारत का वह हिस्सा जिसपे विदेशियों का अधिकार है वहाँ पे जन्मे हुए बच्चे को भी भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है ये कंडीशन इसमें क्या बनी हुई थी इसको देखते हैं थोड़ा सा। विदेशी घुसपैठियों द्वारा इस नियम का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा, मतलब इस कानून का जो है अब कैसे दुरुपयोग होने लगा। जैसे इस कानून में ये कहा गया है 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा हर वो व्यक्ति 2 कंडीशन को छोड़ के भारत का नागरिक होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोई भी घुसपैठिया अगर भारत में आकर के रह गया तो उसके द्वारा जो बच्चा जन्म गया तो 26 जनवरी 1950 के बाद का होगा तो उसको तो भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए। तो इस जो कानून में थोड़ा एक तरह से कि जो सॉफ्टनेस थी उसको हार्ड बनाने का प्रयास किया गया, सरकार ने समय के साथ किया। वो क्या किया है वो थोड़ा देखते हैं। इसमें विदेशी घुसपैठियों द्वारा इस नियम का बहुत दुरुपयोग किया गया। इसी कारण से इस अधिनियम को 1986 में सुधार करते हुए वर्तमान समय में व्यक्ति के जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक कर दिया गया है। क्या बात है?
मैंने बताया आपको कि भारत सरकार का ये जो कानून है, इसमें ये मूल कानून में ये है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। सिर्फ दो कंडीशन ऐसी होगी जो भारत का नागरिकता उसकी छीनती है। पहला क्या हो कि वो राजनयिक का बच्चा ना हो, दूसरा वह हो कि ऐसा कोई क्षेत्र भारतीय क्षेत्र ना हो जिसपे किसी विदेशी व्यक्ति का अधिकार हो, वहां जन्मा बच्चा नागरिकता का हकदार नहीं होगा। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ तो सरकार ने फिर कंडीशन ये लगा दी कि नहीं, 26 जनवरी 1950 के बाद या उस डेट को जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसकी माँ या बाप में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। यानी कि अब हम बात करेंगे कि जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता देने का प्रावधान किस आधार पर है कि 26 जनवरी 1950। अब संविधान को मूल रूप से कैसे हम पढ़ सकते हैं, इसको जन्म के आधार पर नागरिकता जो मिलने वाली बात है उसको ऐसे पढ़ेंगे, 26 जनवरी 1950 के बाद या उस तिथि को जन्मा हुआ कोई व्यक्ति, भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माँ या बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो। समझ गए होंगे आप लोग? आगे देखते हैं वंश परंपरा के आधार पर कैसे देता है। वंश परंपरा क्या चीज है? भारत के बाहर किसी अन्य देश में, अब सोचिए भारत के बाहर किसी अन्य देश में कोई रह रहा हो, ठीक है, के बाहर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्या कह रहे हैं कि भारत के बाहर मान लो कि किसी के माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक है और बच्चे का जन्म विदेश में होता है, ठीक है, मान लो पिता या उनकी माता विदेश की हैं, उनका जन्म वही होता है, ठीक है, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, माँ या बाप में से कोई एक हो तो उनको वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पर? भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ठीक है। लेकिन पहले जो संविधान मूल रूप से, जो हमारा संविधान मूल रूप से पहले का था 1992 के सुधार के बाद, देखिए समय समय पे सुधार की बातें आ रही हैं। यहाँ पर स्थिति मैंने बताई कि पहले वाले में जो जन्म के आधार पर जो था उसमें 1986 के तहत सुधार किया गया जिसमें ये शब्द जोड़ा गया कि माँ बाप में से कोई एक होना जरूरी है, उस बच्चे का माँ बाप में से कोई एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी बच्चे को मतलब यहाँ की नागरिकता दी जाएगी वो जन्म के आधार पर, ठीक है। तो वो सुधार कब किया गया? तो 1986 में। वंश परंपरा वाले में 1992 में सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया कि भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति उसके माँ बाप में से कोई एक अगर हो तो भारत का वो नागरिक होगा, लेकिन भारत का एक नागरिक होगा। लेकिन पहले कंडीशन ये थी कि केवल पिता को पावर थी कि मतलब माँ, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर शब्द जोड़ा गया माँ और बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अभी वर्तमान समय में ये कानून है, मतलब ये कानून वर्तमान समय में है जिसमें माँ और बाप में से कोई एक भारतीय हो और बच्चा विदेश में जन्मा हो, ठीक है, तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन पहले क्या था? पहले कंडीशन में ये थी कि केवल पिता, मतलब माँ और बाप में से पिता का मस्ट हो गया था, भारतीय नागरिक होना मस्ट था। माँ विदेशी है, पिता भारतीय है, वहां जन्मा बच्चा भारत की नागरिकता पा सकता था। लेकिन 1992 में सुधार किया गया, तब जोड़ा गया कि माँ, पिता के साथ माँ भी मेंशन की गई, यानी माँ या बाप में से दोनों में से कोई है, क्लियर, माँ या बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो विदेश में जन्मा हुआ बच्चा जो है वो भारतीय नागरिकता का हकदार होगा, पाने का हकदार होगा, ठीक है। और उसमें देखिए यहाँ पर वही सब चीजें हमने नोट पे की है। माँ की नागरिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान 1992 में किया गया। इसमें और भी कुछ सुधार किए गए समय के साथ। उसमें क्या है? 3 दिसंबर 2004 से भारत में जन्मा कोई व्यक्ति, 3 दिसंबर तिथि याद रखिएगा, 3 दिसंबर 2004 से भारत में जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसे जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण न करा दिया हो, ठीक है। क्या है? 3 दिसंबर तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर 2004 से भारत में जन्मा कोई व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता का हकदार नहीं हो सकता है
उसे जन्म से 1 वर्ष के अंदर, यानी कि जो यही कंडीशन जो आपकी बताई गई है यहाँ पे वंश परंपरा में कंडीशन ये कही गई थी कि मतलब जो है माँ या बाप में से कोई एक, पहले तो ये केवल था पिता कोई भारतीय होना चाहिए, माँ बाप विदेशी ही हो तो बच्चा जन्मा हुआ नागरिकता मिलेगी। लेकिन 1992 में सुधार किया गया, माँ बाप में से दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ये बात बताई गई, ये सुधार किया गया। लेकिन आगे चल करके 2004 में एक सुधार और भी किया गया, उसमें यह कहा गया कि भाई देखिए माँ या बाप में से कोई एक भारतीय हो और बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद मतलब कहीं भी जन्मा, 26 जनवरी की तिथि मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भारत मतलब माँ बाप में से कोई एक भारतीय हो, बच्चा बाहर विदेश में कहीं जन्मा हो तो उसको मिलेगी। तो लेकिन उसको क्या करना होगा, पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था, ये पंजीकरण की बाध्यता नहीं थी। कब तक नहीं बाध्यता थी? 3 दिसंबर 2004 से पहले ये बाध्यता नहीं थी। उस समय कंडीशन सिर्फ ये थी कि माँ बाप में से कोई एक भारतीय हो तो विदेश में जन्मा हुआ बच्चा भारत का नागरिकता पाने का हकदार होगा। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, 2004 से 3 दिसंबर 2004 से कंडीशन ये है कि माँ बाप में से कोई एक भारतीय हो, विदेश में बच्चा जन्मा हो, उसने पंजीकरण करा लिया हो 1 वर्ष के भीतर अपने जन्म के, तभी वो इसका हकदार होगा, अन्यथा की स्थिति में वो हकदार नहीं होगा। ठीक है, के आधार पर हो सकता है जन्म की 1 वर्षीय तिथि, थोड़े ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आई होप आप लोग समझे होंगे। ये 2 तिथियां तो कंफर्म हो गई, जन्म के आधार पर और वंश परंपरा के आधार पर। अब पंजीकरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है। बाय रजिस्ट्रेशन, इसे इंग्लिश में कहेंगे बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखिए क्या है, पंजीकरण के आवेदन से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी व्यक्ति आया और आकर के सीधे पंजीकरण करा लिया और उसके बाद वो भारत का नागरिक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे किसी का पंजीकरण नहीं हो सकता है। वो कम से कम क्या होना चाहिए, 5 वर्ष पूर्व से, यानी पंजीकरण जब करा रहा है वो व्यक्ति, वो उसके पहले 5 वर्ष वो भारत में रह चुका है। यानी कि कहने का मतलब पंजीकरण की टाइमिंग ही कम से कम 5 वर्ष की है। पंजीकरण की टाइमिंग एक तरह से कही है आप ना, मतलब देखिए पंजीकरण तो यहाँ पर भी था आपका, वंश परंपरा के आधार पर भी था पंजीकरण। वो तो बच्चा जन्मा 1 वर्ष के भीतर ही पंजीकरण तो आप कभी भी कराएंगे। लेकिन यहाँ पर तो वंश परंपरा के आधार वाला था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला है। तो रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन आप जब तभी होगा रजिस्ट्रेशन आपका जब आप 5 वर्ष से रह रहे हो, तभी होगा रजिस्ट्रेशन, अन्यथा वंश परंपरा वाला आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो वंश परंपरा में ये फुलफिल नहीं करेगा, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें से पंजीकरण कराने पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, एक कंडीशन ये है। दूसरी बात इसमें क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। ठीक है, जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन भारत में निवास कर रहा हो, वह भी पंजीकरण से अपना करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के रह सकता है। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो तो वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकती है कि भाई हमको मतलब इस व्यक्ति से, इस भारतीय व्यक्ति से विवाह करना है, शादी करनी है, मुझे रहना है, तो वो अपना पंजीकरण करा सकती है। यानी कि मान लो एक तरह से कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है और बाई वीजा वो भारत में रह रही है, तो 5 साल बाद वो रजिस्ट्रेशन करा करके मतलब नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं कि ये हमारे पति हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो हमको ये नागरिकता इस आधार पर दिया जाए। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये कंडीशन हुई, 5 वर्ष वाली कंडीशन सबके साथ मेंशन होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे है राष्ट्रमंडल के देशों में से के ऐसे नागरिकों को जो भारत में रहते हैं या भारत की नौकरी करते हैं। अब राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो भी देश हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, वो सब आज़ाद होने के बाद राष्ट्रमंडल के कंट्रीज कहलाते हैं वो। ठीक है, तो वो जो राष्ट्रमंडल के जो देश के जो नागरिक हैं, अगर वो भारत में क्या कर रहे हैं, भारत ऐसा व्यक्ति जो भारत नागरिक जो भारत में रहते हैं, यानी कि कोई ऐसा राष्ट्रमंडल कंट्री का, जितनी भी कंट्री उनका कोई नागरिक भारत में आकर के रहता हो तो रहेगा क्या, मतलब नौकरी करेगा तभी तो रहेगा। कोई जॉब कर रहा है, कोई प्रोफेशन में है, वो रह रहा है, ठीक है, भारत सरकार में नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर इसका भी हकदार है। वो भी 5 साल अगर सेवा दे रहा है तो वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि साहब हमको पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी। यानी कि राष्ट्रमंडल कंट्रीज के नागरिकों को भी नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वो राष्ट्रमंडल के कंट्री की जो व्यक्ति है वो भारत में सरकारी सेवा में हो, किसी जॉब में हो,
और तो उस आधार पर उसको नागरिकता का देने का भारत सरकार सिस्टम बनाए हुए हैं, उस आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जाती है। ये पंजीकरण का आधार था, पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता देने की बात है। आगे है बेटा देशीकरण से। देशीकरण में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर ही मैंने बताया आपको कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपका बनाया है, वो जो नागरिकता दी जाती है वो इसी के आधार पर दी जा रही है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, इसमें क्या था, वयस्क कोई विदेशी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, वयस्क कोई विदेशी व्यक्ति यानी जिसकी 18 साल उम्र पूरी हो चुकी हो, अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, यानी कि उसने जिस कंट्री का रहने वाला हो उसकी मेंबरशिप उसने त्याग दी हो, ध्यान देखिए सब सुनिएगा, त्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना दिया हो, यानी कि त्यागा है तो उसकी सूचना भारत सरकार को उसने दे दी हो, ठीक है। वह वयस्क व्यक्ति होना चाहिए और अपने जिस कंट्री का रहने वाला उसकी नागरिकता का त्याग कर चुका हो और त्याग करने की सूचना भारत सरकार को दे चुका हो, दे दिया हो, भारतीय नागरिकता के आवेदन के पूर्व, साथ में जुड़ेगा और शब्द यहाँ पे, और भारतीय नागरिकता के आवेदन के पूर्व कम से कम 1 वर्ष से भारत में लगातार रह रहा हो, यानी कि 1 साल में वो आया गया ना हो, लगातार कंटिन्यूअसली भारत में एस्टेब्लिश रह रहा हो, ये सब ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। इसके साथ ही साथ 1 वर्ष से पूर्व कुल मिलाकर 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। अब इसको टोटल एग्रीगेट करके देखते हैं, क्या इसमें कहने की कोशिश है कि कोई वयस्क व्यक्ति जो विदेशी हो, वहां की नागरिकता का उसने परित्याग कर दिया हो, उसने भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी हो और साथ ही साथ भारतीय नागरिकता आवेदन करने से पूर्व, यानी कि इसमें आप ऐसे समझिएगा कि वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 1 वर्ष से रह रहा हो, ठीक है, और कुल मिला के वो 7 वर्ष की अवधि पूरी कर चुका हो तो भारत का नागरिक होगा। फिर से एक बार देखिए, कोई वयस्क व्यक्ति, विदेशी वयस्क व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और वो सूचना भारत सरकार को दे दिया हो, लगातार 1 वर्षों से भारत में रह रहा हो, कहीं गया ना हो, 1 साल से लगातार भारत में रह रहा हो, और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसके 1 साल पहले से कंटिन्यूअसली, मतलब वो समय उसका 1 साल पूरा हो गया हो और कुल उसके रहने की जो अवधि है भारत में आने के रहने की अवधि वो 7 वर्ष पूरी हो गई हो, तो वो क्या कर सकता है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यही जो कंडीशन बताई गई है, इस कंडीशन में थोड़ा सा भी देखिएगा, इसमें 22, उसमें कंडीशन और भी है, उसमें 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा जानकार भी होना चाहिए, उसको एक अच्छी भाषा आनी भी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये कंडीशन देखिए, कुल मिला के आपका क्या 7 वर्ष ले रहा है, लेकिन जो CAA किया गया है उसमें यही 7 साल को कम कर दिया गया है, यही समय सीमा कम कर दी गई, बस इतना सा ही अंतर किया गया है, कुछ बहुत विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। उसकी नागरिकता इसी देशीकरण के आधार पर ही दी जा रही है, समझ रहे हैं बात को। और उसके लिए देखिए, वैसे भी अगर देखा जाए, आप व्यवहारिकता थोड़ी समझिए, इसमें हो हल्ला मचाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कारण क्या है, उसने भारत सरकार ने क्या कहा है, ये कानून कब लाया, 2016 में, ठीक है, बनते बनाते इसकी इम्प्लीमेंट होते होते आपने 19 तक आप इसकी कंडीशन देख ही रहे थे, 18-19 तक की कंडीशन आ गई, 19 तक लगभग मान लीजिए कंडीशन बनाई गई थी कि वे लोग जो 31 दिसंबर जो है 2014 से पहले भारत में आ चुके हों, उन्हीं को ये मिलेगा फायदा। ये जो 3 कंट्रीज हैं और 6 संप्रदाय के लोग, तो वैसे ही भाई 6-7 साल पूरा हो गया उनका उम्र, तो उसमें कुछ शोर मचाने की कुछ विशेष जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि ड्यूरेशन काफी हद तक तो कंप्लीट कर चुके हैं ना वो। भाई यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, देशीकरण वाली कंडीशन तो काफी हद तक यहाँ पे पूरी हो रही है ना। तो 2014 से पहले वो भारत के नागरिक रहे, अब 14 का पहले मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग दिसंबर में ही आके 31 दिसंबर से पहले ही आके घुस गए होंगे, डेफिनेटली उसके पहले रह रहे होंगे, तो वो 7 साल 8 साल वैसे ही मानक पूरे किए गए। यानी कि कहने का मतलब भारत सरकार का ये जो कानून है सिर्फ उन्हीं के लिए जो लंबे वर्षों से आकर के भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनको नागरिकता अभी भी इन 5 में से किसी एक माध्यम से नहीं दी जा सकती थी। तो भारत सरकार ने उसको आसान किया, केवल वंश देशीकरण वाली व्यवस्था को थोड़ा इजी बना दिया CAA के माध्यम से, और कुछ भी नहीं किया।
इसको आप समझिए, उसको कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सहज कर दिया कि उनको नागरिकता आसानी से प्राप्त हो सके। चूंकि कंपलसरी कर दिया कि उनको नागरिकता दे दी जाएगी, तो उसमें जो मतलब एक तरह से कहिए नागरिकता देने वाले जो कार्यालय हैं उनको एक तरह से कहिए कि जो हीला हवाली करते हैं, जो फंसाते हैं, वो आसान कर दिया। और कुछ विशेष बहुत बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं कि जिसके लिए कोई क्रांति की जाए, ऐसा कोई परिवर्तन इस कानून में नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें रही हैं। और उसमें से मैंने बताया 22 भाषाओं में से कोई एक अच्छी भाषा का मतलब एक भाषा का अच्छा नॉलेज है। 22 भाषाएं आपके पास है, 22 भाषाओं में कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। चलिए उसके बाद भूमि के अर्जन के बारे में देखते हैं। भूमि का अर्जन, अब भारत सरकार का कोई जमीन है भाई, उसका अधिग्रहण कर ले। जैसे अभी आपने देखा कि बांग्लादेश से भारत सरकार ने कुछ लैंड दी और बदले में कुछ लैंड ली। तो जब लैंड ली तो लैंड के में जो जनसंख्या रहती होगी वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे, होने जाएंगे। तो वो अर्जन वाली जो स्थिति है, भारत सरकार किसी भूमि का अर्जन करती है, चाहे वो युद्ध के द्वारा चाहे किसी समझौते के द्वारा, अगर किसी लैंड का अर्जन करती है बेटा, तो उस अर्जन के आधार पर वहाँ के जो नागरिक आएंगे वो भारत के नागरिक तुरंत कहे जाएंगे। ये सीधी सी बात, इतनी सी इसमें बात है। बांग्लादेश के बारे में आपने देखा, जो हिस्सा बांग्लादेश देश को दे दिया गया भारत का, वो नागरिक बांग्लादेश के हो गए। अगर वो जाना चाहे बांग्लादेश में, अगर वो भारत में आना चाहे तो भारत सरकार तो उनको अपने और वहां से हटा करके अपने यहाँ विस्थापित कर लेगी। और बांग्लादेश के वे लोग जो कि बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आना चाहते थे तो भारत सरकार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया होगा, और नहीं आना चाहते तो बांग्लादेश चले। जमीनों का आदान प्रदान हुआ, और जमीनों के साथ साथ अगर कोई अपनी मूल भूमि नहीं छोड़ना चाहता है, कंट्री भले बदल जाए, मूल भूमि नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग, भूमि की अगर भारत सरकार अर्जन करती है तो नागरिकता उससे देने का प्रावधान है। इसमें क्या बात कही गई है, यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित करके उसे भारत में विलय किया जाता है, मिला लिया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति स्वतः भारत के नागरिक को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अर्जन वाला ये सिस्टम है। चलिए, हम लोगों ने जान लिया कि 5 तरीके 5 माध्यम हैं जिनके माध्यम से भारत की नागरिकता क्या हो रही है बेटा, उनको लेने, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक बनेगा। इन 5 तरीकों के अलावा कोई छठा तरीका आपको नहीं होगा। कौन सा? एक जन्म के आधार पर आपका है, वंश परंपरा के आधार पर है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर है, देशीकरण के आधार पर है, और भूमि के अर्जन के आधार पर। ये 5 तरीके हैं जिनको दिया जाता है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें नागरिकता देशीकरण के तहत दी जा रही है। अब बात तो यहाँ तो नागरिकता देने की है, अब नागरिकता छीनने की भी बात आएगी। तो क्या भारत सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है? जी हाँ, छीन सकती है। 3 वो तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार नागरिकता छीनती है। वो 3 तरीके क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला तरीका है कि भाई आपको संविधान पर निष्ठा ना हो। अगर आप संवैधानिक निष्ठा नहीं रखते हैं तो वैसे ही चले जाएंगे आप कहीं पे हैं, अब आप अपने घर का कानून न मानिए कि भाई हम नहीं मानते हैं, मम्मी पापा अपनी निष्ठा नहीं रखते हैं, तो जब आप निष्ठा नहीं रखेंगे तो मम्मी पापा क्या कहेंगे कि भैया आप लोग फिर पलायन कर जाइए यहाँ से, जहाँ निष्ठा हो वहाँ चले जाइए। उसी तरह से भारत सरकार कहेगी कि भाई जब आप बात नहीं मान रहे हो, भारत में निष्ठा, भारत के कानून में निष्ठा नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है भारत में रहने का, आप जाओ जहाँ पे आपको निष्ठा हो। तो भारत के अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया गया हो, एक चीज तो ये हो जाएगी, आपकी निष्ठा नहीं रहने तो वंचित हो जाएगा। तो इसमें देखिए, पहला इसमें आधार जो दिया है किसी अन्य देश की नागरिकता। देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि कहीं नागरिकता लेंगे तो आप स्वतः चले जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला है, बेसिक है। दूसरा, नागरिकता का परित्याग कर दिया गया हो, यानी कि आपने नागरिकता छोड़ दी हो। ठीक है, और तीसरा है कि नागरिकता से वंचित कर दिया गया हो। और वंचित करने वाले आधार के बारे में मैंने अभी चर्चा की कि भारत सरकार वंचित कर दी गई हो। जैसा भी आपने मैंने जिक्र किया कि पेरेंट्स आपको घर से निकाल दें, क्यों? क्योंकि आप उनमें आस्था नहीं रखते, तो भारत सरकार भी निकाल सकती है। लेकिन कब करेगी भारत सरकार? ये जो तीसरी वाली कंडीशन है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, तो सरकार जो नागरिकता से वंचित कब करेगी? कि जब आप कुछ ऐसा करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा 2 बिंदुओं पे कर लें, फिर जो भी हमने बताया इसमें हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता कैसे, मतलब संविधान में निष्ठा के बारे में जो मैंने बताया उसके बारे में। एक तो आप क्या करते हैं कि किसी और देश की कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो स्वतः चली जाएगी, और भारत की नागरिकता का परित्याग कर दीजिए तब भी चली जाएगी। तो 2 माध्यम आपके हैं। आपने किसी कंट्री की नागरिकता ली तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, तो ये तो आपका पहले कंडीशन होगी समाप्त करने वाली। दूसरा, आपने परित्याग कर दिया कि हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो फिर जो वो भी है। अब देखिए,
परित्याग तो अपने आप हो जाएगा, जैसे आप कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो अपने आप परित्याग हो जाएगा। तो इसमें अब यहाँ पर थोड़ा माइन्यूट अंतर है। अंतर ये है, एक तो आप चाह रहे हैं भारत में रहते हुए भी कहीं रहना, ठीक है, भारत में रहते हुए भी कुछ रहना चाह रहे हैं, तो एक आधार तो आपका ये है, तो उस आधार पे आपको कह रहा है। तो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि आप परित्याग कर देंगे, तो आधार है, यानी कि दोनों कंडीशन यही है कि दो आधार हो जाएंगे तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी, या तो आपने छोड़ दी हो या किसी और दूसरे देश की आपने नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ठीक है। तीसरा है भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर दे। तो भारत सरकार नागरिकता से वंचित कब करेगी, वही जो मैंने अभी आपको तथ्य बताया कि अगर आप भारत के संविधान में निष्ठा नहीं रखते हैं, कानून में नहीं निष्ठा रखते हैं, ये तीसरा वाला जो है भारत सरकार वंचित कर सकती है। तो कुल टोटल 6 आधार हैं जिस आधार पर भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकती है। पहला याद है अधिकार है बिंदु कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यानी कि आप संविधान में विश्वास ना करते हो, संविधान में निष्ठा नहीं है आपकी, विश्वास नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेगा भारत सरकार, आपको चाहे तो उस चीज में आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। दूसरी कंडीशन है युद्ध के समय विदेशी जो युद्ध करता है उसकी मदद कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं, तो भी आपकी सहायता करने में आपकी क्या होगी, सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी हो गई। तीसरी कंडीशन है गलत तरीके से अगर आपने नागरिकता को एक्सेप्ट कर लिया, प्राप्त कर लिया है कहीं से, तो उसका पता चलने के बाद में उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन है पंजीकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर। देखिए दो बिंदु आप ध्यान रखिएगा, एक तो पंजीकरण है, दूसरा देशीकरण के तहत अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिली है, ठीक है, पंजीकरण या देशीकरण, ध्यान रहे आपको, न कि इसमें जन्म से वंश परंपरा और भूमि के अर्जन को नहीं कह रहा है, कह रहा है पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को सदस्यता, भारतीय सदस्यता मिली है और सदस्यता मिले हुए उसे 5 वर्ष के भीतर किसी जिस देश का वो रहने वाला व्यक्ति रहा हो उसमें चल रहे कोई मुकदमे में उसको 2 वर्ष की अगर सजा मिल गई हो तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये बात कही गई, यहाँ पर यही लिखा गया है, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिक के 5 वर्ष के भीतर अन्य देश द्वारा, किसी अन्य देश द्वारा मतलब यानी कि आप उसका जो मूल देश पहले से रहा हो या कोई और देश भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, किसी भी देश में किसी विदेशी न्यायालय के द्वारा उसको 2 वर्ष की सजा का दंडित कर दी गई हो, सजा पा गया हो, तो भारत सरकार उसको कहेगी भी नहीं तुम नहीं रहने लायक हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा किया गया था वो निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है, ये बात थी। इसके अलावा क्या है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यानी कि कोई भारतीय महिला है वो किसी विदेशी पुरुष से, ठीक है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने पे, तो मतलब उस महिला की पर्टिकुलर जो है नागरिकता को अगर चाहे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नागरिकता से वंचित करने पर अगर सरकार चाहती है, मतलब मीन्स देखिए ऐसा नहीं कि किसी महिला ने कहीं शादी कर दिया तो फिर मतलब बिल्कुल उसको निकाले से मतलब उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। क्योंकि सानिया मिर्जा को आप देखिए वो भारतीय नागरिकता के साथ है और मैरिज करके भाई वीजा पे जाती हैं, वहाँ पे रहती हैं और फिर आती हैं, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो उसमें से ऐसा नहीं, ये चाहे तो सरकार चाहे तो छीनने की बात हो रही है। यहाँ पे बात की गई 3 कंडीशन की, इन 3 कंडीशन में से छीनने वाली बात भारत सरकार चाहे तो छीन सकती है, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति, अगला कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लगातार बाहर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, भारत में आया ही ना हो, ठीक है, तो भारत सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता छीन सकती है। ये कुछ मतलब 6 बिंदु थे जिसके माध्यम से भारत सरकार नागरिकता छीन सकती है। तो 3 आधार आपके मिले, एक तो आप किसी विदेशी किसी अन्य कंट्री की सदस्यता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। दूसरा ये है कि यदि आपने भारत की नागरिकता का परित्याग किया तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि ये जो भारत सरकार इन 6 आधारों पर आपकी नागरिकता को उससे वंचित कर सकती है। 6 आधारों में फिर से मैं एक बार रिविजन कर दे रहा हूँ, ये संविधान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है तो आप भारत के नागरिक बनने के हकदार नहीं है। युद्ध के समय अगर विदेशी लोगों की आप मदद कर देते हैं तो फिर आप उसके हकदार नहीं है, भारत के रहने में आपकी सदस्यता छीनी जा सकती है। गलत तरीके से अगर आपने सदस्यता ग्रहण की है भारत की तो वो भी चली जाएगी। और उसके अलावा पंजीकरण और
देशीकरण के माध्यम से अगर आपने सदस्यता प्राप्त की है और 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश के न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष का दंड आपको मिल जाता है तो भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी भारतीय महिला ने अगर किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लिया तो चाहे भारत सरकार तो नागरिकता उसकी छीन सकती है। इसके अलावा लगातार कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ नागरिकता के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि ये प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों दृष्टिकोण से आपको बहुत ही उपयोगी आपका ये टॉपिक है। तो आज हम लोगों का नागरिकता का दूसरा वीडियो भी समाप्त हो गया और इस तरह से हम लोग नागरिकता कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग के 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 4 वीडियोस हो चुके हैं, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। उद्देशिका हमारी हो गई और संग्रह क्षेत्र हो गया, इसके बाद नागरिकता हमारी हो गई। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे के सारे सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं।